क्वेश्चन नंबर 10 में एक वर्टिकल पोल है ऐसे, एक वर्टिकल पोल है। वर्टिकल पोल कितना लंबा है? 18 मीटर लॉन्ग है वर्टिकल पोल। इधर एक दूसरा वर्टिकल पोल है, ये भी 18 मीटर लॉन्ग है। और दोनों के बीच में जो गैप है ये है 24 मीटर वाला। मतलब जो वायर की लेंथ है वो 24 मीटर दे रखी है। A guy wire attached to a vertical pole of height 18 मीटर, ठीक है, is 24 मीटर long and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be taut? ठीक है, तो अब ये पूछ रहे हैं कि हाउ फार 24 है और 18 है। सॉरी, अब आप ये देखिएगा कि जैसे ये 24 है और ये 18 है। हाउ फार from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be taut? ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये वाला आपका ऐसे होगा कि ये जो बेस ऑफ द पोल है यहां से कितनी दूरी पर स्टेक बांधा जाए। स्टेक बांधा जाए का मतलब ये है हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक बी ड्रिवन। 24 मीटर। ये मैं शायद कुछ गलत समझ रहा हूँ। एक मिनट रुकिए जरा, मैं एक बार वेरीफाई करता हूँ इसको, क्वेश्चन को। शायद ये वाला नहीं है, ये कुछ अलग है। एक बार मैं डायग्राम मिटा रहा हूँ, बेटा डायग्राम मिटाइए जरा। A guy wire attached to a vertical pole of height 18 meters, 24 meter long, and has a stake attached to the other end. And has a stake attached to the other end. Has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be taut? So that the wire will be taut. 18 मीटर 24 मीटर। 18 मीटर का तो पोल है, 18 मीटर का पोल है, तो शायद ऐसे ये वायर अटैच कर रखा है 24 मीटर। शायद ये वाला है केस। हाँ, ये है बेटा, इसको देखिएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इसमें क्या है, वर्टिकल पोल की हाइट दे रखी है 18 मीटर और जो पोल का टॉप है, पोल के टॉप से यहाँ पर इस जगह वायर को एक स्टेक, स्टेक मतलब कोई एक फिक्स पॉइंट है, उस फिक्स पॉइंट पर पूरा टाइटली बांधा गया है सो दैट द वायर विल बी टॉट्स, ताकि ये जो वायर है ये बिल्कुल टाइट रहे, ये वायर में किसी भी तरीके का स्लैकनेस ना आए, ताकि जो भी गाय यहाँ पर चढ़ने वाला है, जो भी आदमी यहाँ पर चढ़कर गेम दिखाने वाला है, वो आराम से यहाँ से वहां तक चढ़कर जा सके। तो वो पूछ रहे हैं हाउ फार, यहाँ से कितनी दूरी पर इसको बांधा जाए
वायर को, ठीक, बेस ऑफ द पोल से कितनी दूरी पर बांधा जाए ताकि ये बिल्कुल टाइट रहे। मेरी बात अब समझ में आ गई सभी को कि ये एक वायर है ए से यस सर। और यहाँ पर एक इंसान को ऐसे चढ़ते हुए जाना है ताकि इसमें वायर में किसी भी तरीके का स्लैकनेस ना आए, ये वायर एकदम टाइट रहे, ठीक है, ये वायर एकदम टाइट रहे, तो टाइटली यहाँ पर स्क्रू में उसको टाइट बांधना है, ठीक। तो वो पूछ रहे हैं कि हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, बेस ऑफ द पोल से कितनी दूरी पर बांधना है इसको। तो हम ये कहेंगे अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर कितना है 18, 18 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कितना है 24, 24 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, शायद 324 होता है क्या, नहीं 18 का स्क्वायर एक बार देख लीजिए, 8 8 का 18, 8 का 144, यहाँ पर आ गया 14 और ये हो गया हमारे पास 18 वन सा 18 और 14, 324 ही होता है, सही है। तो ये हो गया 324 प्लस बी सी स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है बेटा 576, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आप 324 को उधर ले जाइए तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 576। 15.85। एक मिनट बेटा, 6 माइनस 4 कितना हो गया 2, 7 माइनस 2 कितना हो गया 5, 5 माइनस 3 हो गया 2, तो 252 आ रहा है आंसर बी सी स्क्वायर। यस सर। बी सी स्क्वायर कितना आ गया, फिर मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट सर 15.85 आ रहा है। ठीक है, चलिए 15.85 आ जाएगा। मैं एक काम करूंगा, इसको पॉइंट्स में नहीं निकालता, मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो 252 है, मैं इस 252 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करूंगा। तो स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स अगर हम करेंगे तो BC इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 252, ये हो गया। तो जैसे अंडर रूट 252 है तो मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करता हूँ, देखिए कैसे करेंगे। ये इधर हो गया 252, तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 25 माइनस 24 और 25 माइनस 5 माइनस 4 हो गया 1, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 63 हो गया। फिर ये आएगा 3 के टेबल में, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर से 3 के टेबल में, तो 3 7 जा 21 और लास्ट में 7 1 जा 7, ठीक है। तो 252 को कैसे लिखा जा सकता है, देखिएगा BC इज इक्वल टू अंडर रूट 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 कितनी बार आ रहा है, ये भी 2 बार, तो 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई 7 एक बार आ रहा है, तो सिर्फ 7 छोड़ दिया। 2 के स्क्वायर को बाहर निकाला तो 2 आ गया, 3 के स्क्वायर को बाहर निकाला तो 3 आ गया, तो 2 के स्क्वायर को बाहर निकाला तो 2, 3 के स्क्वायर को बाहर निकाला तो 3, अंडर रूट 7 BC इज इक्वल टू 6 रूट 7 क्या मीटर। बताइए सबको समझ में आ गया। और जैसे यस सर। हाँ, जैसे तुमने पॉइंट्स में निकाला है पॉइंट्स में भी निकाल सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से सही है। ओके सर। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है,
क्वेश्चन नंबर 11 में है एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर एट द सेम टाइम another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 kilometer per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? So an aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 kilometer per hour. एक एरोप्लेन एयरपोर्ट को छोड़ता है और नॉर्थ की तरफ जाता है, फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? अच्छा, flies due north. An aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour. चलिए जी. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बताओ. सर वो मैं आंसर बताना चाह रहा था. सॉरी सर, वो आप बता दीजिए. सॉरी. अच्छा, ये हमारे पास आ गया. इधर बोलते हैं हम नॉर्थ, इधर बोलते हैं साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट. नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ इस तरह से होता है जब हम किसी मैप पर दिखाते हैं. तो नॉर्थ ऊपर की तरफ, साउथ नीचे की तरफ, ईस्ट राइट की तरफ और वेस्ट लेफ्ट की तरफ. तो एक an aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour. ठीक है. At the same time another aeroplane leaves the same airport. हमने कहा मान लीजिए कि ये वाला जो पॉइंट है दिस इज एयरपोर्ट. इस पॉइंट को मैंने एयरपोर्ट बोल दिया और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इसको ए बोल देते हैं, कैपिटल ए. ए इज फॉर एयरपोर्ट. जो पहला एरोप्लेन है वो जाता है नॉर्थ की तरफ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. नॉर्थ की तरफ जाता है. इस पॉइंट को बोल दीजिए बेटा बी. वो बोल रहे हैं कि एक एयरपोर्ट से दो एरोप्लेन निकलते हैं और एक एरोप्लेन तो नॉर्थ की तरफ जाता है और कितनी स्पीड पर जाता है वो नॉर्थ की तरफ, एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर. 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर वो नॉर्थ की तरफ जाता है एक एरोप्लेन. उसी एयरपोर्ट से दूसरा एरोप्लेन निकलता है और वो जाता है वेस्ट की तरफ एट अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर. और आफ्टर 1.5 आवर्स यानी कि 1.5 आवर्स बोल सकते हैं उसको, 1.5 आवर्स के बाद में दोनों प्लेन्स की जो भी पोजीशन होगी उनके बीच में कितना डिस्टेंस है वो बताना है. तो मैंने ये कहा कि दूसरा जो है वो मान लीजिए यहाँ पहुंच जाता है सी पर. ठीक है. तो मैं ये जानता हूँ वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा. तो वो पूछ रहे हैं कि आपको बीसी निकालना है. तो यहाँ पर आप लिखेंगे सपोज आफ्टर 1.5 आवर्स, जिसको हम बोलते हैं 1.5 बोल सकते हैं. सपोज आफ्टर 1.5 आवर्स, आफ्टर 1.5 आवर्स first aeroplane reaches at point B, reaches at point B, reaches at point B and second aeroplane और इस तरफ लिख रहा हूं मैं and second aeroplane reaches at point C. ठीक है.
आफ्टर 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे बाद में जो पहला एरोप्लेन है वो तो पॉइंट बी पर पहुंच जाता है और जो दूसरा एरोप्लेन है वो पॉइंट सी पर पहुंच जाता है। तो अब मैं दोनों एरोप्लेन्स के लिए ये डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा, ए से बी वाला डिस्टेंस और इसके लिए ए से सी वाला डिस्टेंस। ये मेरे को डिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं, तभी तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर और फिर मैं ये बीसी ये वाली लेंथ कैलकुलेट कर सकूंगा। ठीक है, मेरी बात सबको समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, यस सर। तो अब मैं फर्स्ट एरोप्लेन के लिए सबसे पहले फर्स्ट एरोप्लेन हेडिंग डाले यहाँ पर, फर्स्ट एरोप्लेन। फर्स्ट एरोप्लेन की जो स्पीड है, स्पीड को हमने एस बोल दिया, वैसे हम जानते हैं कि एस इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेसमेंट, पर फिर भी हमने स्पीड को एस बोल दिया। तो फर्स्ट एरोप्लेन की स्पीड कितनी दे रखी है बेटा? 1000 किलोमीटर पर आवर। 1000 किलोमीटर पर आवर और कितने घंटे तक? 1.5 1.5 घंटे तक पहला एरोप्लेन उड़ता रहता है। तो टाइम कितना हो गया? 1.5 आवर्स, ये हो गया। अच्छा, स्पीड इज इक्वल टू, सर एक डाउट है। हाँ जी बताइए, बोलो बोलो। सर क्वेश्चन समझ नहीं आया सर। ठीक है दोबारा बताता हूँ। देखो, इसमें इन्होंने ये बोला है कि एक सेम एयरपोर्ट से, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, हमारे दिमाग में ये चीज आती है कि एरोप्लेन तो ऐसे उड़ता है, ऐसे है यहाँ पर, पहले यहाँ पर ग्राउंड पर ऐसे था और फिर धीरे 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 इस तरीके से उड़ता है। ठीक, तो हमारे दिमाग में ये चीज है, पर इस चीज को आप दिमाग से निकाल दीजिए। आप ये समझिए बस वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है। ठीक है, अब चाहे वो ऐसे उड़े, चाहे फिर वो ऐसे उड़े या ऐसे उड़े, कुल मिलाकर एक जगह से दूसरी जगह एरोप्लेन पहुंच रहा है। तो मैंने बोला कि एक एरोप्लेन तो नॉर्थ की डायरेक्शन में जाता है 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा एरोप्लेन उसी पॉइंट से, उसी एयरपोर्ट से निकलता है वेस्ट की डायरेक्शन में। अच्छा ये तो मालूम है ना, इसको हम ऐसे मैप ऐसे बनाते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, ये तो मालूम है ना? यस सर। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ये एयरपोर्ट है, पहला एरोप्लेन तो 1.5 घंटे बाद 1.5 आवर्स बाद नॉर्थ डायरेक्शन में इस पॉइंट पर पहुंचता है बी पर, और जो दूसरा एरोप्लेन है वो 1.5 घंटे बाद इस पॉइंट पर पहुंचता है पॉइंट सी पर। ठीक, अब जरा देखिएगा, अब मैं पहले एरोप्लेन के लिए ये निकालता हूं। उन्होंने बोला कि 1.5 घंटे बाद जो पहला एरोप्लेन है वो पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा और दूसरा एरोप्लेन पॉइंट सी पर पहुंच जाएगा। तो 1.5 घंटे बाद उन दोनों एरोप्लेन्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा वो बताएंगे, वो ये पूछ रहे हैं। तो दोनों एरोप्लेन्स के बीच का डिस्टेंस तो ये हो गया बीसी, समझ गए? समझ गए? यस सर। है ना? तो यस वो सर। बीसी, हाँ, तो वो बीसी निकालने के लिए मुझे क्या कैलकुलेट करने की जरूरत है? एक तो ये ए बी, ये लेंथ आ जाए, और एक ये एसी लेंथ आ जाए। अगर ये दोनों वैल्यूज मेरे पास आ जाएंगी तो ए बी आ गया और एसी आ गया, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर बीसी निकाल दूंगा। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक यस है, सर। दिव्यांशी क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब ना आप ये देखो, जो पहला वाला एरोप्लेन है, पहला वाला एरोप्लेन जाता है 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है, और जो टाइम है, कितना टाइम लगाता है? 1.5 आवर्स उसको लगते हैं कहाँ तक? पॉइंट बी तक पहुंचने में। तो ये स्पीड है और ये टाइम है, तो मैं डिस्टेंस कैसे निकालूंगा? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ इसी तरह से। हमारे पास इस केस में डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया बेटा ए बी। ए बी इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है? 1000 और टाइम है बेटा 1.5, तो पॉइंट गया नीचे, 10 आ गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 15 इंटू 100 कितना हो गया? 1500 किलोमीटर। ठीक है, तो यानी कि ये जो ए बी का डिस्टेंस है ये 1500 किलोमीटर आ गया हमारे पास। उसके बाद बात करते हैं सेकंड एरोप्लेन की। जो हमारा सेकंड एरोप्लेन है वो जाता है ऐसे वेस्ट की डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है। तो सेकंड एरोप्लेन भी तो 1.5 आवर्स तक ही उड़ेगा। अब हमने कहा कि सेकंड एरोप्लेन की स्पीड कितनी दे रखी है? 1200 किलोमीटर पर आवर। तो सेकंड वाले एरोप्लेन की स्पीड हो गई 1200 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम तक वो उड़ता है? वो भी 1.5 आवर्स तक लगातार ट्रेवल करता रहेगा, है ना?
तो इस केस में भी जो हमारा डिस्टेंस है, इस केस में हमारा डिस्टेंस हो जाएगा बेटा AC। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इस केस में स्पीड कितनी है 1200, टाइम कितना है 1.5, पॉइंट क्या है तो नीचे 10 आ गया, एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो गया, 15 0 सा 0, हाँ जी 15 0 सा 0, 15 2 सा 15 0 सा 0, 15 2 सा 30, 3 कैरी आ गया, 15 1 सा 15 और 3 18, ये हो गया 1800 किलोमीटर। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, AC की वैल्यू 1800 किलोमीटर आ गई और AB की वैल्यू 1500 किलोमीटर आ गई। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, चलिए मैं आगे चलता हूँ फिर अब। Now apply Pythagoras theorem in triangle BAC. Apply Pythagoras theorem in triangle BAC. यहाँ पर क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है BC, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 1500, 1500 का स्क्वायर और AC कितना है 1800, तो 1800 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 होता है, 225 और आगे यहाँ पर 2 0 है तो 2 0 तो यहाँ लगाओ और 2 0 और लगा लो। ठीक है, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर करते हैं किसी भी टर्म का तो उसमें जितने भी जीरो होते हैं उसके डबल जीरोस आ जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी नंबर का जिसमें लास्ट में जीरो आ रहा है, मान लो उसका क्यूब करते हैं तो जितने भी जीरो होते हैं उसका थ्राइस हो जाता है। तो इसी तरीके से मैंने 15 का स्क्वायर करा, इट हैज कम टू बी 225 और आगे 2 जीरो लगे हुए थे तो स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका डबल हो गया, तो 2 जीरो थे तो टोटल 4 जीरो हो गए। फिर 18 का स्क्वायर करा तो 18 का स्क्वायर हो गया 324, यहाँ 2 जीरो थे, जब स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4, दोनों को ऐड कर लीजिए तो 4 जीरो इधर है 4 जीरो इधर है तो ऐड होकर 4 जीरो हो जाएंगे, 0 0 0 0। फिर 5 + 4 9, 2 + 2 4 और 2 + 3 5, 5 4 9 0 0 0 0। अब मैं ये देखूंगा कि क्या 549 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है? 549 क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, बताएंगे? सर नहीं होता। ठीक है, देख लीजिए 549, 18 का 324 होता है, 19 का 20 का होता है 400, 21 का होता है 441, 22 का होता है 484। एक बार 23 का करके देख लो, मुझे लगता है 23 का हो जाएगा। 3 3 सा 9, 3 2 सा 6, ठीक है, फिर एक क्रॉस लगाओ, 2 3 सा 6, 2 2 सा 4, तो देखिए ये तो 9 आ गया, 6 और 6 12 आ सर गया, 529 होता है। 529 होता है, 549 नहीं होता। ठीक है, तो 549 नहीं होता तो फिर इसको किस तरीके से करें? इसके फिर हम सर उसी तरीके से जो पिछले क्वेश्चन में जैसे किया। पहले करा था ना प्राइम फैक्टराइजेशन, वैसे ही Yes. करके देखते हैं। चलिए हटाओ फिर इसको, क्योंकि 24 का तो मैं जानता हूँ वो तो 576 हो जाता है, तो वो तो 549 से बड़ा हो जाएगा। तो 549 के प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं एक बार। तो 5 + 4 9, 9 + 9 18, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 18 सा 54, 3 3 सा, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 6 सा 18 और 3 1 सा 3। अब जो ये 61 है, 61 मेरे हिसाब से 61 तो एक प्राइम नंबर होता है, तो ये नहीं हो पाएगा। 61 61 से ही डिवाइड होगा, 61 1 सा 61,
तो इसको मैं बोलूंगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 549, और ये कितने जीरो है, 4 जीरो है, तो ये हो गया 10 की पावर 4 BC इज इक्वल टू, और BC इज इक्वल टू अब 549 जो है इसको हम लिखेंगे 3 × 3 × 61, यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू 61 इंटू 10 की पावर 4। अब जो ये पावर वाले टर्म होते हैं जब ये बाहर आते हैं ना किसी भी स्क्वायर रूट के, तो उनकी पावर आधी रह जाती है। 3 की पावर 2 बाहर आकर 3 की पावर 1 यानी कि 3, 10 की पावर 4 बाहर आकर 10 की पावर 2 हो जाएगा, और अंडर रूट 61, 10 की पावर 2 हो गया 100, 100 इंटू 3 हो गया 300, तो BC इज इक्वल टू 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर। बताइए जी, समझ में आ गया? यस सर। एक बार आंसर चेक कर लीजिए, यही है क्या? यस सर, यही है। चलिए जी, तो 6.5 का हमारा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, आप एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करिए, बस मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ पानी पीकर। आप 12 एक बार ट्राई करिए, अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ बस। तो D and E are the points on the sides CA and CB respectively। CA पर एक पॉइंट है D, तो CA पर एक पॉइंट बना दिया बेटा D, ये D हो गया, और इसी तरह से CB पर एक पॉइंट है E, तो CB पर एक पॉइंट बना दिया E। CA पर एक पॉइंट हो गया D और CB पर एक पॉइंट हो गया E। फिर वो बोल रहे हैं कि प्रूव दैट AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर टू प्रूव AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। AB स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ये हो गया। तो यहां पर दे रखा है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। तो AE चाहिए एक, तो मुझे AE चाहिए, तो A से E को ज्वाइन करूंगा, मैंने कर दिया। A से E को ज्वाइन कर दिया, ये वाला पॉइंट हमारा E हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला है BD, तो B से D को ज्वाइन करना है, तो B से D को ज्वाइन कर दो। BD स्क्वायर, फिर उसके बाद चाहिए AB, तो AB तो पहले से ही है हमारे पास, और DE, तो D से E को भी ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, ठीक है। अब जब इतना ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं, तो आप ये देखिएगा कि जैसे AE स्क्वायर है, तो AE स्क्वायर कौन से ट्राइंगल में बनेगा? ये जो AE स्क्वायर है ये बनेगा ट्राइंगल ACE में। मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ACE। ACE में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो AE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ठीक है। इसको बोल दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 1। फिर कहेंगे अब अगला चाहिए BD, तो B और D, तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा? DCB। तो इन ट्राइंगल DCB, अगर मैं DCB में पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो ये BD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये करने के बाद में अब AB स्क्वायर, यानी कि ट्राइंगल, ये जो AB है, AB किसमें आ रहा है? ट्राइंगल ACB में। इन ट्राइंगल ACB, ACB में लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा यहाँ पर मुझे AB स्क्वायर चाहिए, तो AB तो हाइपोटेन्यूज है ना, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
प्लस BC स्क्वायर, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इसमें। अगला मेरे को चाहिए DE। इन ट्रायंगल DCE इन ट्रायंगल DCE ये हो गया DE स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। DE स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। बेटा सबको समझ में आ रहा है? सभी को क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस Yes, सर। sir. मैंने क्या करा है, मैंने जो जो चीज मेरे को चाहिए मैंने वो वैल्यू निकाली। जैसे मुझे AE स्क्वायर चाहिए था, मैंने वो निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। BD स्क्वायर चाहिए था, BD स्क्वायर निकाल लिया। AB स्क्वायर चाहिए था, AB स्क्वायर निकाल लिया। इसी तरह से DE स्क्वायर चाहिए था तो DE स्क्वायर निकाल लिया। अब हम लेकर चलेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, जो मुझे प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये कैसे मिलेगा? इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करके। तो खैर लेफ्ट हैंड साइड मत लिखो, आप सीधे सीधे ये बोलो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड इक्वेशंस 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए तो इनके लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड हो जाएंगे। AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इनके लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड हो गए। और इसी तरीके से इनके राइट हैंड साइड भी आपस में ऐड हो जाएंगे। जब दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड हो जाते हैं और दोनों के राइट हैंड साइड आपस में ऐड हो जाते हैं। इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिएगा अगर मैं AC स्क्वायर और BC स्क्वायर को एक साथ लिख लूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, चारों टर्म्स ऐड हो रही है। तो मैंने यहाँ लिख लिया AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इन दोनों को मैंने पहले और चौथे को आपस में एक साथ ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AB स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। प्लस CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, इसको साथ साथ लिख लो, DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, इसको साथ साथ लिख लिया। तो AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये है AB स्क्वायर के इक्वल। तो ये मैंने क्या यूज करा, मैंने इक्वेशन नंबर 3 को यूज करा। उसके बाद DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर ये DE स्क्वायर के इक्वल है। ये मैंने कौन सी इक्वेशन यूज करी, फोर्थ इक्वेशन। यहां लिखेंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को यूज करते हुए हमारी ये चीज प्रूव हो गई। बताइए क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को इतना? यस सर। चलिए जी ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा एक चीज आपको और बताता हूँ कि आज थर्सडे है। कल आपकी मैंने शाम को 3:30 बजे क्लास नहीं ली थी, लेकिन 9 बजे ली थी क्लास। कल था वेडनेसडे, और ट्यूसडे वाले दिन मुझे कुछ काम था, मैं क्लास नहीं ले पाया था। ट्यूसडे को आपकी साइंस की क्लास होनी थी। तो वो जो आपकी साइंस वाली क्लास ट्यूसडे की जो मिस हुई है वो मैं आज रात को 9 बजे लूंगा। तो आज रात को 9 बजे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऑनलाइन आने में? नो सर। नो सर। 9 बजे आ जाएंगे सभी ऑनलाइन? यस सर। यस सर। तो आज रात को 9 बजे आपकी क्लास होगी साइंस की, तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। ये तो मैथ्स की तो आज की हो गई, जो मैं ट्यूसडे को नहीं ले पाया था वो क्लास आज रात को 9 बजे लूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14,
14 में देखिएगा क्या दे रखा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट्स बी सी एट डी सच दैट डी बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सी डी। ये इन्होंने बोला है सी फिगर 6.55, तो फिगर 6.55 मुझे दे रखी है। मैं उस फिगर को पहले तो ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि फिगर क्वेश्चन में गिवन है। देखिएगा एबीसी ट्राइंगल है, इधर है ए तो ये बी है और ये सी है। ये 90 डिग्री दे रखा है, ये पॉइंट डी है, तो 90 डिग्री इधर है तो इधर भी 90 डिग्री होगा, ये गिवन है। और इन्होंने दे रखा है सच दैट डी बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स सी डी। मतलब अगर ये जो हमारा सी डी है ना, अगर सी डी की वैल्यू एक्स है, अगर सी डी की वैल्यू एक्स है तो ये जो बी डी है इसकी वैल्यू 3x है। सबको समझ में आ गया ना? गिवन, यस सर। हाँ जी, गिवन dB is equal to 3 times CD. dB is equal to 3 times CD. बताइए, अब ये बोल रहे हैं prove that twice of AB square to prove twice of AB square is equal to twice of AC square. Twice of AB square is equal to twice of AC square plus BC square. अच्छा, तो मुझे क्या क्या चाहिए? देखिए, एक तो मुझे चाहिए ए बी स्क्वायर, है ना? तो ए बी स्क्वायर के लिए मैं ट्राइंगल ए डी बी में पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। फिर चाहिए ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर के लिए मैं ट्राइंगल ए डी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। और फिर मुझे चाहिए पूरा का पूरा बी सी स्क्वायर। तो जरा देखते हैं हम क्या करेंगे इसमें। मैं कहूंगा इन ट्राइंगल ए डी बी ट्राइंगल ए डी बी की बात करें तो यहां पर हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। यहां से जानबूझकर मैं ए डी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा। ए डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली तो बेटा ये हो गया ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ये आप बस अभी 1 मिनट में समझ जाएंगे। देखिए, फिर मैं कहूंगा इन ट्राइंगल एडीसी, इन ट्राइंगल एडीसी, एडीसी ट्राइंगल में क्या होगा, एडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, एडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर। अब यहां से आप क्या करिए, यहां से भी एडी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। तो एडी स्क्वायर क्या हो गया, एसी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो देखो क्या है, क्या होता है इसमें कि जैसे एडी स्क्वायर यहां से निकला क्योंकि इस वाले ट्राइंगल में भी एडी है और इधर वाले ट्राइंगल में भी एडी है, तो मैंने दोनों तरफ से एडी स्क्वायर निकाल लिया क्योंकि दोनों में एडी आ रहा है। ठीक है ना? तो एडी स्क्वायर यहां से भी आ गया, यहां से भी आ गया, तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के बराबर रख सकता हूँ, इक्वेट कर सकता हूँ। तो हम वही काम करेंगे, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। equating first and second,
दोनों को इक्वेट करिए। फर्स्ट में क्या है, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, और सेकंड में क्या है, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ये हो गया। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड में केवल ए बी स्क्वायर चाहिए, बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड में ले जाओ। तो इधर तो रखो ए बी स्क्वायर, राइट हैंड साइड में हो गया ए सी स्क्वायर, और ये माइनस बी डी स्क्वायर इधर जाकर हो जाएगा प्लस का बी डी स्क्वायर माइनस का सी डी स्क्वायर, ये हो गया। मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि ट्वाइस ए बी स्क्वायर और ट्वाइस ए सी स्क्वायर चाहिए। मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी डी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ सी डी स्क्वायर, इतना हो गया। अब 2 ए बी स्क्वायर 2 ए सी स्क्वायर को तो ऐसे ही लिखा रहने दो। बेटा यहाँ तक तो क्लियर है ना सब बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब उसके बाद देखिएगा प्लस 2, और ये जो बी डी स्क्वायर है, ये जो बी डी है इसकी वैल्यू क्या है, 3x है, तो बी डी की जगह लिख दीजिए 3x का होल स्क्वायर माइनस 2, सी डी की वैल्यू कितनी है, सी डी की वैल्यू केवल x है, तो ये हो गया x स्क्वायर। तो 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 2 जा 18, 18x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ ab स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ac स्क्वायर, और 18 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 16x स्क्वायर। टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर, 16x स्क्वायर को मैं क्या बोलूंगा, 4x का होल स्क्वायर। 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर, और 4x क्या हो गया, आप खुद देखिए, ये 3x प्लस x अगर मैं पूरा देखूं तो पूरा बन जाएगा 4x, 4x मतलब bc, तो बेटा ये हो गया bc का स्क्वायर। समझ गए सभी बच्चे? यस सर, यस। Yes, sir. सभी को समझ में आ गया, बताइए Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. आशुतोष क्लियर है? यस सर। चलिए तो बेटा आज इतना ही कर लीजिए, और बाकी आज रात को 9 बजे इलेक्ट्रिसिटी की आपकी नेक्स्ट क्लास आज रात को 9 बजे लूंगा मैं, ठीक है? चलिए जी, ओके।